हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम में होने वाली जीएस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में कराती हूँ। यद्यपि ये 12 क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। मैंने इसे टू द पॉइंट ही लिखवा दिया है जो आपके एग्ज़ाम इस प्रश्न से संबंधित जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे बुर्जिल दर्रा, अगर हम बात करें तो बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कि बुर्जिल दर्रा जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका एक फैक्ट हम जान गए कि बुर्जिल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है और श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है बुर्जिल दर्रा। तो आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। पहला तो आप बुर्जिल दर्रा कहाँ पर है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बुर्जिल दर्रा कहाँ अवस्थित है तो आप बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर आपसे पूछे कि बुर्जिल दर्रा किसको जोड़ता है तो आप बताएंगे श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। आगे हम आपको बताते हैं दक्कन का पठार किस राज्य में है, तो दक्कन का पठार आप बताएंगे कि महाराष्ट्र राज्य में है। अब महाराष्ट्र की राजधानी के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है, अब अगर महाराष्ट्र की राजधानी की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई। आगे महाराष्ट्र की राजधानी हो जाती है मुंबई। अब मुंबई की बात करें तो मुंबई बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको पता लग गया, महाराष्ट्र की राजधानी हो गई मुंबई और मुंबई जो बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है। पहला तो आप ये जानिए कि नीलगिरी की जो पहाड़ी होती है उसका जो निर्माण हुआ है या जो वो पर्वत है वो एक ब्लॉक पर्वत माना जाता है। अब नीलगिरी की पहाड़ी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे आप देखिए कि अगर हम भारत के मैप की बात करें तो जो ये दक्षिण वाला हिस्सा होता है वहाँ पर जहाँ पर ये पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु आकर ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पर आकर मिलते हैं वहाँ पर बनती है नीलगिरी की पहाड़ी। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु अगर आपसे पूछे तो वो हो गई नीलगिरी की पहाड़ी। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु जो होता है वो नीलगिरी की पहाड़ी होती है और नीलगिरी की पहाड़ी एक ब्लॉक पर्वत है। तो आपसे इससे 3 फैक्ट पता लग गया। अगर आपसे पूछे कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु कौन सा है तो आप बताएंगे नीलगिरी की पहाड़ी। आगे है भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी जो होती है वो सीमा बनाती है भारत और नेपाल। तो आप पहले जानेंगे कि जो नेपाल है वो भारत का पड़ोसी देश है और इन दोनों के बीच जो होती है वो काली नदी सीमा बनाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आया हुआ है कि काली नदी किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती है। तो आप बताएंगे भारत और नेपाल के मध्य जो है वो काली नदी सीमा बनाती है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेपाल में ही एवरेस्ट की बात करें तो सबसे जो पूरा विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत श्रृंखला है एवरेस्ट, हिमालय में जो है वो नेपाल का ही हिस्सा है नेपाल में, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ कि नेपाल में इसे क्या कहते हैं, तो नेपाल में इसे कहते हैं सागर माथा। हालांकि और भी अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, पर यहाँ चूँकि स्पेशली नेपाल की बात की गई है इसलिए आप बताएंगे कि इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। आगे हम आपको बताते हैं कि अरावली की पहाड़ी कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अरावली की जो पहाड़ियाँ होती हैं सबसे प्राचीन, अगर आपसे पूछे कि पर्वत सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ, तो अरावली की पहाड़ियाँ सबसे प्राचीन पहाड़ियाँ जो राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान अपने रहन सहन, खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम के वजह से बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी रहता है। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ये राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक के क्षेत्र में विस्तृत है और इसी में एक हिल्स है जिस पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जानते रहिए। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कि जयलेपला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा होता है। तो आप बताएंगे कि जयलेपला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, तो आप पहली चीज़ पता लग गई आपको कि सिंधु नदी के द्वारा। दूसरा, जयलेपला दर्रा जो है वो किस नदी के द्वारा
इसका निर्माण हुआ है, तो आप बताएंगे सिंधु नदी। अगर आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आपसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिमालय पर्वत श्रृंखला जो होती है बिल्कुल वहाँ पर एक राकस ताल है, राकस ताल से ही सिंधु नदी का उद्गम। तो आपसे पूछे कि सिंधु नदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो आप बताएंगे राकस ताल से सिंधु नदी का उद्गम होता है और इसी से जलेपले दर्रे का निर्माण होता है। आगे हम आपको बताते हैं कि एवरेस्ट सर्वोच्च हिमालय का में स्थित है। पहले बताया दिया था हिमालय के कई भाग हैं, इनमें से एक भाग है सर्वोच्च हिमालय, इसी को वृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो एवरेस्ट है वो सर्वोच्च हिमालय में ही स्थित है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे जीवित जड़ पुल जो है वो मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब मैं आपको पहले बता देती हूँ कि जीवित जड़ पुल कहते किसको हैं। तो मेघालय की जो खासी जनजाति के लोग होते हैं वो रबर ट्री नाम का एक पौधा होता है, उसके जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, इसीलिए इसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। जो खासी जनजाति होती, गारो खासी की जयंतियाँ की पहाड़ियाँ होती हैं, वहाँ पर खासी जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो इसी रबर ट्री नामक जो पौधा होता है उसी पौधों में जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। इस कारण इसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। आगे हम आपको बता देना चाहते हैं कि सतपुड़ा की पहाड़ी जो होती है वो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि जो सतपुड़ा की पहाड़ी होती हैं वो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी होती है। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बैकोलिथ, लैकोलिथ ये सब किसके प्रकार हैं, तो आप बताएंगे कि ये सब चट्टानों के प्रकार होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बैकोलिथ, ये अभी रीट 2022 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि बैकोलिथ, लैकोलिथ ये सब किसके प्रकार हैं, तो आप बताएंगे ये सब चट्टानों के प्रकार हैं और सतपुड़ा की पहाड़ी ज्वालामुखी चट्टानों से बनी है। लाहौर की संधि कब हुई, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिखों के 9वें गुरु कौन थे, सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह। मैं आपको पहले बता देती हूँ सिखों के 5वें गुरु और 9वें गुरु, इन दोनों गुरु की हत्या कर दी गई थी और इसकी हत्या जो है वो जहांगीर के शासनकाल में हुई थी और इनकी हत्या औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिखों के 12 गुरु में 5वें और 9वें गुरु का इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इन दोनों की हत्या मुगलकालीन शासकों के द्वारा की गई थी, समकालीन थे और मुगलों के में इसमें जो है ये जहांगीर के शासनकाल में 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की गई थी और 9वें गुरु की हत्या औरंगजेब ने ये इस्लाम धर्म स्वीकार इन्होंने नहीं किया था, इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण इनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बंगाल में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है कि प्रारंभ किसने किया, आप बताएंगे कि बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव ने प्रारंभ किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लाइव ने द्वैध शासन का मतलब कि एक ही राज्य पर 2 तरीके का शासन होगा, एक राज्य का और एक मतलब जो वहाँ की स्थानीय गवर्नमेंट थी उसका और इस स्थानीय गवर्नमेंट पर जिसका शासन है उसका, तो ये द्वैध शासन हो गया और द्वैध शासन को चलाया था रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये थे जीएस के कुछ सामान्य प्रश्न जो थे जो आपकी परीक्षा में आए, संभावित प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो ये वीडियो LLB LLM इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।